मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। तो दोस्तों, जो क्लास 10 मंथली एग्जामिनेशन जून 2024 के जो साइंस का जो पेपर हुआ है, जो मंथली होता है, उसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, उत्तल लेंस ऑप्शन आपका दिया है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस अगर हम लोग बात कर लें तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए यहाँ पर फिगर में है, किनारों की जो अपेक्षा है ना, देखिए बीच में मोटा है ना, देखिए किनारे पतला है, इधर भी पतला है और बीच में मोटा है, ये उत्तल लेंस है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन सी होगा। दूसरा, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। 3 नंबर, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण है। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का परिवर्तन। जो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अपवर्तन होना चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन, जो यहाँ पर लिखे हैं अपवर्तन, ये होगा ऑप्शन ए। चौथा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। 5 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान आपका हो जाएगा इसमें साइन आई बटा साइन आर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए, अगर लेंस की अगर फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में अगर दिया हो तब लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से। लेंस की क्षमता बराबर 100 बटा F, जो 100 F यानी फोकस दूरी दिया है यहाँ पर, देखिए 25 सेंटीमीटर, भाग कर देंगे 25 चौके 100, और ये जो आता है प्लस में आता है और लास्ट में D लगा देंगे, जो डायोप्टर, या हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको हम डायोप्टर। देखिए आपका ऑप्शन में दिया है ABCD के अंक में। आगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है? तो अगर हम सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर लें हम, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 8 नंबर, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब, देखिए थोड़ा सा हम इसमें समझ लेते हैं, बहुत से लोगों को इसमें कठिनाई होती है कि विरल सघन क्या होता है। तो देखिए इसमें प्रकाश की एक किरण जब विरल माने हवा होता है और सघन माने कांच, तो जब विरल से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिगर हम ड्रा किए हैं। मान लेते हैं प्रकाश किरण आ रही है, जब यहाँ पर जब टकराएगा तो इसको जाना चाहिए इधर, उधर जाना चाहिए इसको, और ये मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। आगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है तो प्रिज्म के आधार की ओर। और ये जो भाई मारे हैं प्रिज्म के शीर्ष को जो गलत मारे हैं, ऑप्शन इसका ए होगा। 10 नंबर। 11, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है हमारा समीकरण 2Cu प्लस O2, और इसको अभिक्रिया करें 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हमारा हो जाएगा, अपघटन नहीं होगा, ऑक्सीकरण होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक ना, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का हम लोग बात करें तो ZnO प्लस CO, ऑप्शन ए। 14 नंबर,
निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो अगर अवकारक गुण प्रदर्शित अगर हम कहें तो H2S हमारा होगा 15, ऑप्शन बी 14 के ऑप्शन बी 15 नंबर। अक्षिकारक है तो अक्षिकारक अगर हम बात कर ले इसमें तो उत्प्रेरक भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तो गलत है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला है जो हम ऑप्शन सी पर क्लिक किए हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला। और ये जो मारे हैं भाई ये गलत मारे हैं। 16 नंबर, SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है? ये अवकारक गुण को दर्शाती है। तो SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है? अवकारक गुण को दर्शाती है। 16 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन जो है ये हमारे अवकारक गुण को दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो देखिए कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, ब्लू, ऑप्शन ए 18। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? देखिए अगर हम द्विविस्थापन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन में इसमें अदला बदली होता है। देखिए यहाँ पर जो Ag है, Ag के साथ Cl हो गया यहाँ पर, फिर इधर बात करते हैं हम, फिर NO3 के साथ में आपका Na हो गया। देखिए यहाँ पर तो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें कौन है? तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो इसमें हम अभी पीछे पढ़े, ऑक्सीकारक अगर बात करें तो हमारा सल्फर हमारा हो जाएगा। ये तो हमारा अवकारक है H2S, इसीलिए तो भाई गलत मारे हैं, ये अवकारक होगा और ये हमारा ऑक्सीकारक हो जाएगा सल्फर। यस। 20 नंबर, निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा नाइट्रोजन होगा। मान लेते हैं कौन चिप्स वगैरह हो गया, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक मतलब पैकेट में पैक करते हैं तो ये हमको सुरक्षित देता है नाइट्रोजन गैस, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। वहीं कितना भी दिन इसको रख दें हम तो ये हमारा खराब उसको होने नहीं देगा। तो 21 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? तो अगर हम बात कर ले इसमें श्वसन क्रिया के उपरांत बनने वाले तो इसमें हमारा हो जाएगा CO2, H2O एवं ऊर्जा। चलिए आगे, निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो इष्ट में होती है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। और वहीं अगर कह दे कि वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। देखिए इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं हमारे। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है तो हमारा कोशिका द्रव्य हो जाएगा, और वहीं अगर कहते हैं कि वायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा टिड्ढा तथा तिलचट्टा में श्वसन क्रिया होती है? तो दोस्तों इसको हम लिखवा चुके हैं कि जो हमारा टिड्ढा तथा तिलचट्टा में जो श्वसन क्रिया होती है ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के द्वारा हमारा होता है। 25 नंबर, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो ये हमारा डायाफ्राम हो जाएगा। जो हमारा डायाफ्राम है वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसमें 25 नंबर हो गया ना, 26 नंबर, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो पौधों में अगर श्वसन की हम अगर बात कर ले तो पौधों में अगर हम श्वसन की बात करें तो पत्तियों में होते हैं। प्रत्येक भाग में कहाँ से होगा? पत्तियों में होता है। श्वसन जो होती है पौधों में पत्तियों में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आगे के हम क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है बताना है। तो श्वास नली है भाई, नासिका छिद्र ये भी है हम लोग का, जो नाक में नासिका छिद्र जो होती है ये भी है, गिल्स ये भी है हम लोग का, मगर रक्त तो नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इसमें रक्त हमारा नहीं होगा। चलिए आगे, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन
निम्नांकित किसके द्वारा होता है? थोड़ा इसमें धीमी दिख रहा है, थोड़ा इसको मैनेज आप लोग कीजिएगा। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? तो खाद्य परिवहन की अगर बात करें खाने, तो हमारा फ्लोएम द्वारा हो जाएगा। देखिए पौधे में जो खाद्य पदार्थों के जो होता है परिवहन, ये फ्लोएम द्वारा होता है। अब वहीं अगर जल के लिए बात करें तो जाइलम द्वारा होता है। वैसे भी 28 का हमारा ऑप्शन बी होगा। 29 नंबर, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो जो हमारा चालनी नलिकाएं जो होती है फ्लोएम में होती है। 30 नंबर और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन, जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जाइलम वाहिकाएं जो होती है ना, ये हमारे हैं जीवित कोशिकाएं। जो गलत है ये हमारा मृत कोशिकाएं होगा। देखिए हम जो टिक लगाएं इस पर, मृत कोशिकाएं हमारा सही होगा। तो चलिए, और इसमें के जो सब्जेक्टिव हमारा जो क्वेश्चन है इसको आगे वाले वीडियो में हम करा देंगे। और इसमें थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा जो 14 नंबर आपको का जो प्रश्न है ना, थोड़ा सा 14 नंबर थोड़ा देख लेते हैं फिर से। इसको हम नीचे हम कर लेते हैं 14 नंबर को। 14 नंबर आपका जो कह कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो देखिए ऑक्सीकृत पदार्थ को अवकारक कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिस पदार्थ या तत्वों का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अवकारक कहलाता है। और 15 नंबर जो होता है हमारा, तो ठीक है हो गया। चलिए दोस्तों, तो यहीं वीडियो को अंत करते हैं। बाकी कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।